a bird on a tree. I'm just sitting here. हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुक्राणु जनन और अंड जनन। तो कैसे मादा में अंड का निर्माण होता है और किस प्रकार से पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, जो भी हमने बताया था कि जो मादा जनन तंत्र होते हैं उसके पूरे सिस्टम के बारे में समझा दिया था। फिलहाल वो उस वीडियो में इतना आपके पता नहीं किस वजह से आपको इतना पसंद नहीं आया, लेकिन इस वीडियो को इतना इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और स्त्रियों में अंडाणु का निर्माण होता है। तो पुरुषों में जो प्राथमिक जनन कोशिकाएं शुक्राणु की पाई जाती हैं वो होती हैं टेस्टिस में उपस्थित, यानी कि वृषण में पाई जाती हैं। और स्त्रियों में जो प्राथमिक जनन कोशिका होती है जिससे अंड का निर्माण होता है वो पाई जाती है अंडाणु में, यानी कि ओवम में। तो किस प्रकार से बनेंगे, किस प्रकार से महिला में परिपक्व अवस्था आती है, मेच्योरिटी आती है, और किस प्रकार से पुरुषों में मेच्योरिटी आती है, जो शुक्राणुओं का निर्माण उनके जो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं, जैसे महिलाओं में पाए जाते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग, उनको हम बोलते हैं, उनमें से एक विशेष अंग होता है जिसे हम कहते हैं ओवम या अंडाणु। और पुरुषों में जो प्राथमिक लैंगिक जनन अंग होते हैं तो उनमें होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होते हैं टेस्टिस, और उनसे ही स्पर्म का निर्माण होता है, उसी में प्राथमिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्योंकि बचपन में तो स्त्री और जैसे बालक और बालिका दोनों समान स्टेज में होते हैं, बराबर की अवस्था में होते हैं। ये फर्क करना इम्पॉसिबल है अगर बिना कपड़ों के, जो बाहरी सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा उन कपड़ों के अलावा अगर देखें तो 12 वर्ष की अवस्था तक किसी बालक और बालिका में विभेद कर पाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उनमें विभेद करने के लिए कोई द्वितीयक लैंगिक अंग यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स का विकास नहीं होता है। 12 वर्ष की अवस्था के बाद सबसे पहले बालिकाओं में द्वितीयक लैंगिक अंगों का विकास हो जाता है, जिन्हें हम अपनी इंग्लिश की भाषा में बोल सकते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं। और उसके बाद में या सिस्टम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पुरुषों में जो होता है वो बालक में बोल सकते हैं, बालकों में होता है वो 14 से 16 वर्ष की आयु की अवस्था में आते हैं। तो आवाज का भारी हो जाना ये पुरुषों की पहली कंडीशन है। दाढ़ी मूछें उगाना ये दूसरी कंडीशन है। बच्च और कंधों यानी कि छाती चेस्ट का और कंधों का चौड़ा हो जाना, मांसपेशियां मजबूत हो जाना, कठोर हो जाना, ये होते हैं बाह्य लक्षण जिनसे पुरुष एक मेच्योर दिखाई देता है, यानी परिपक्व अवस्था में दिखाई देता है। और महिलाओं में क्या होता है कि बच्च पर उभार आ जाता है, जो वसा की कोशिकाएं होती हैं उनमें ज्यादा फर्क आ जाता है और बाहर से दिखाई देते हैं। थोड़ी सी मात्रा में कह देते हैं उनकी आवाज भी पतली हो जाती है और नितंबों का भी विकास हो जाता है। क्योंकि किसी अन्य संतान को या अपने खुद के स्वयं के संतान को उत्पन्न करने के लिए शरीर का डेवलप होना बहुत जरूरी है। शरीर अगर डेवलप नहीं होगा तो संतान को उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। तभी तो ऑपरेशन जैसी क्रियाएं प्रसूति विभाग में चलने लगी हैं। अब हमारे पोषण क्रिया में या कहें कि आज के इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम फास्ट फूड जैसी चीजें लेते रहते हैं, तो बहुत से हार्मोन्स का जो उत्सर्जन होना है वो समय और बेसमय पर होता है, जिससे कारण रधोचक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल समय पर नहीं आता है। तो बहुत सी घटनाएं उत्पन्न हो जाती हैं और संतानें उत्पन्न करने में बड़ी कठिनाई होती है, बहुत ज्यादा मृत्यु की कगार तक पहुंच जाते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं युग्मक जनन, गैमीटोजेनेसिस सबसे मेन टॉपिक है। महिलाओं में अंड का निर्माण होता है और पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किस प्रकार से होता है और कैसे होता है, इस क्रिया विधि, इस घटना द्वारा जो आपके सामने यहाँ पर चित्र से बना कर रखी है, तो हम दोनों को एक साथ में बताएंगे तो आप आसानी से विभेद कर लेंगे, इसके बीच में अंतर को समझ लेंगे।
देखिए पहली प्राथमिक कोशिका बोली जाएगी ये जो है ये प्राथमिक कोशिका होती है, इसे जननिक कोशिका भी कह सकते हैं या मातृ कोशिका भी कह सकते हैं। ये भी प्राथमिक कोशिका है। ये किसमें है? ये आपके लिए है नर यानी के मेल। ये मेल की प्राथमिक कोशिका है या फर्स्ट प्राइमरी बोल सकते हैं सेल है। और ये मादा या बालक एक तरफ और दूसरी तरफ बालिका है, इससे बोलेंगे फीमेल सेल। जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है यानी कि दोनों ही जाति के जो जीव हैं मेच्योरिटी लाते हैं, पुरुषों में नर में अलग आती है और मादा में अलग आती है। आप यहां पर इसकी जगह पे लिख सकते हैं पुरुष और इस स्थान पर लिख सकते हैं स्त्री। बालक में जब मेच्योरिटी आती है यानी कि परिपक्वता आती है तो पहली जो जनन कोशिका होती है इसे मातृ कोशिका कहते हैं। ये समसूत्री विभाजन द्वारा, कौन से? समसूत्री विभाजन द्वारा। समसूत्री विभाजन का मतलब होता है एक जैसी कोशिका अपने समान कोशिका का निर्माण करे। तो समसूत्री विभाजन द्वारा ये द्विगुणित होती हैं। कैसी होती है? डाइपोल होती है, द्विगुणित। ये द्विगुणित होती हैं 2n यानी कि हो सकती है उस समय XY, जैसे पुरुषों में XY और यहां पर स्त्रियों में XX। दोनों घटनाओं को आप समझेंगे। जोड़े सेम जो होते हैं पुरुषों में पाए जाते हैं कितने? 22 जोड़े समान होते हैं प्लस 23वां जोड़ा भिन्न होता है। यानी कि 22 जोड़े आपके होते हैं पुरुषों में या बालकों में बोल सकते हैं, वो XX होते हैं। लेकिन 23वां जोड़ा जो होता है प्लस एक जोड़ा होता है XY पुरुषों में। 23वां जोड़ा ही विभेद करता है कि उत्पन्न होने वाली संतान बालक होगी या बालिका होगी। ठीक है। उसके बाद में स्त्रियों में जो 23 जोड़े पाए जाते हैं, टोटल जितने भी जोड़े पाए जाते हैं गुणसूत्र के वो XX ही होते हैं और उनकी संख्या होती है टोटल 46। और यहाँ पर 22 जोड़े XX और 2 जोड़ा ये, तो 22 और 1 23, इनकी भी संख्या गुणसूत्रों की होती है 46। लेकिन जोड़े टोटल 22 ही होते हैं। ये 23वां जोड़ा ही विभेद करता है कि संतान आने वाली कौन सी है। तो अब आपको बताते हैं कि प्राथमिक जननिक कोशिका चाहे वो पुरुषों में हो चाहे स्त्रियों में हो, समसूत्री विभाजन द्वारा 2 अन्य कोशिकाओं में बदल जाती है। अब ये 2 अन्य कोशिकाओं में देखिए समान सूत्रों में द्विगुणित है, ये भी द्विगुणित कोशिका है और ये भी 2 गुणित कोशिका है। यहां पर भी ऐसा हुआ तब जब बालक पूरी तरीके से मेच्योर नहीं हो पाया, उसी समय ये 2 कोशिकाएं 2 भागों में बट गईं। अब ये 2 कोशिकाएं पुनः यानी एक बार फिर क्या करती हैं कि समसूत्री विभाजन द्वारा 4 कोशिकाओं का निर्माण कर लेती हैं। 2 कोशिकाएं, एक ये 2 भागों में बट गई, एक ये 2 भागों में बट गई, लेकिन अपने समान कोशिका बनाई। यानी कि कैसी होंगी? जोड़े में होंगी, 2 युग्मक लेकर चल रही होंगी, या तो XX होंगे या XY लेकर चल रही होंगी। तो यहां पर 2n ये बन गई कोशिकाएं। ऐसे ही इसमें समसूत्री विभाजन द्वारा पुनः जब समसूत्री विभाजन होता है तो 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब ये कोशिकाएं क्या होती है और इनमें क्या होता है? जब युग्मक जनन होता है तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी केवल 3 अवस्थाएं ही होती हैं, इससे ज्यादा इनमें अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं। प्राथमिक अवस्था इसकी होती है गुणन अवस्था। ये गुणन किसमें करती हैं? तो समसूत्री विभाजन द्वारा ही गुणन करती हैं। तो उसके बाद में आ जाती है समसूत्री विभाजन 2 बार होता है। पहली मर्तबा इसमें क्या हुआ कि 2 कोशिकाएं बनी और 2 से 4 बन गई। ऐसे ही अंड जनन में भी 1 से 2 बनी और 2 से 4 बन गई, लेकिन सभी द्विगुणित थी। 2n द्विगुणित डाइपोलर होती हैं। अब उसके बाद में ये कोशिकाएं वृद्धि करती हैं। क्या करती हैं? वृद्धि करती हैं। जब इन्हें हम खाना पीना अच्छा सा न्यूट्रिशन लेते हैं तो कोशिकाओं में वृद्धि होती है, तो उस अवस्था को हम कहते हैं वृद्धि अवस्था। क्या कहते हैं? वृद्धि अवस्था।
तो कोशिकाओं में जब वृद्धि हो जाती है तो ये पोषण पाकर, जैसे पुरुष खाना पीना करते हैं बहुत अच्छा सा अच्छे न्यूट्रिशन वाला, जिसमें उचित मात्रा में विटामिन हो, प्रोटीन हो, और हार्मोन्स तो अपने अंदर ही सेक्रेशन होते हैं, और एंजाइम अमीनो अम्ल अच्छी तरीके से निर्माण होंगे, तभी कोशिका वृद्धि अवस्था में पहुंचेगी और कोशिका का आकार काफी बड़ा होगा, जो द्विगुणित होगी। जब ये द्विगुणित कोशिका वृद्धि कर लेती है तो ये आकार में भी बड़ी हो जाती है, वृद्धि अवस्था में आ जाती है। इसे हम प्राथमिक शुक्र कोशिका भी कहते हैं। और इस तरफ जो महिलाओं में होती है, स्त्रियों में होती, बालिकाओं में, इसे हम प्राथमिक अंडप कहते हैं। यही बात जो लैंग्वेज है वो आपको हेडिंग में लिखना है। पहली गुणन अवस्था डालेंगे। ये आपसे देखिए, एक सेकंड के लिए आपको रुक जाते हैं कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, पेपर में रखे कैसे होते हैं। ये पूछा जाता है कि युग्मक जनन को समझाइए, नर एवं मादा में शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण किस प्रकार होता है। कम से कम 4 अंक का क्वेश्चन आता है ये, और दोनों में चित्र रूप से, यानी कि चित्र बनाकर ही आपको विभेद कराना है, तो आपको लिखना कम पड़ेगा। अगर आप इसे चित्र नहीं बनाते हैं तो फिर आप एक आला, जैसे नहीं कहते हैं कि अपने पास से बनाए गए शब्दों को लिख देते हैं, उसमें नंबर आपके कट जाते हैं। अच्छे अंक पाने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों तरफ अलग अलग हेडिंग बनानी होगी। पहली हेडिंग बनानी होगी गुणन अवस्था की, जो शुक्राणु जनन होता है उसकी पहली अवस्था गुणन होती है, दूसरी वृद्धि और तीसरी परिपक्वन अवस्था, यानी कि वो मेच्योर हो जाता है। ऐसे ही अंड जनन में पहली अवस्था होती है गुणन अवस्था, दूसरी वृद्धि अवस्था, तीसरी परिपक्वन अवस्था। देखिए यहां तक जो क्रिया विधि थी दोनों में समान थी। अब चूंकि महिलाएं और पुरुषों में काफी विभेद पाया जाता है, अंतर होता है, उनमें काफी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, क्रियाएं भी अलग होती हैं, किसी में कुछ का निर्माण होना है, किसी में किसी का निर्माण, क्योंकि पुरुषों में निर्माण होना है शुक्राणुओं का और स्त्रियों में निर्माण होना है अंडाणुओं का। शुक्राणु अंडाणु जब दोनों आपस में समेकन करते हैं तभी फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है और जाइगोट का निर्माण होता है। जब जाइगोट बन गया तो समझो संतान ठहर गई, यानी कि गर्भ धारण हो गया। जाइगोट नहीं बनेगा, अंड फर्टिलाइज नहीं होगा, निषेचित नहीं होगा, तो जाइगोट यानी कि संतान उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल नहीं होगी। तो यहां पर आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंड का निर्माण क्यों जरूरी है और कैसे बनता है, शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार होता है। अब प्राथमिक जो शुक्र कोशिका यानी कि प्राइमरी स्पर्म सेल, और इधर होती है प्राइमरी अंडप यानी कि प्राइमरी ओबम सेल बोल सकते हैं या एग सेल बोल सकते हैं। ये एक बड़े आकार की होती है क्योंकि शुक्राणुओं से अंडाणु का आकार बड़ा होता है। शुक्राणु जो होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, लेकिन अंड का निर्माण जब होता है स्त्रियों में वो काफी बड़ा होता है। वो रहते हैं फैलोपियन ट्यूब में ही है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है मादा जनन अंग के बारे में और उसके सभी अंगों के बारे में बता दिया है। अब ये कोशिकाएं करती हैं अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि हमें केवल एक ही सूत्र रखना, या तो यक्ष रखें, यक्ष से संपर्क करेगा, यानी कि पुरुष का यक्ष और स्त्री के यक्ष से जब युग्मक मिलेंगे तो संतान पुत्री जन्म लेगी, और जब पुरुष का बाई गुणसूत्र और स्त्री का, महिला का एक्स जब समेकन करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, तब पुत्र का जन्म होगा। तभी तो ये दो अलग अलग सूत्रों में बढ़ जाते हैं। पहला अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो यहां भी जो द्विसूत्रीय यानी डाइपोल कोशिका है वो एन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि एक सूत्रीय बन जाती है। अब ये एक्स हो सकती है, ये तो परमानेंट एक्स होगी ही, क्योंकि महिलाओं में जो जोड़ा पाया जाता है गुणसूत्रों का वो एक्स ही होता है, ये परमानेंट एक्स होगी। लेकिन ये जो विभाजित हुई हैं कोशिकाएं दो, ये एक्स भी हो सकती हैं और बाई भी हो सकती हैं, क्योंकि पुरुष एक युग्म विकल्पी
जीव है जिसमें युग्म विकल्प के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें बाई एक युग्म विकल्पी है। पुरुष से बालक की उत्पत्ति हो सकती है और स्त्री की भी। तो यहाँ पर सबसे मेन कारण है लिंग विभेद केवल पुरुष के गुणसूत्रों द्वारा ही किया जा सकता है। महिला में इसमें किसी का दोष नहीं होता है। ये जो आज की हमारी कहते हैं रूढ़िवादिता, अगर संतानें स्त्रियां उत्पन्न करती हैं, उनसे बेटियों के जन्म होते हैं तो उन्हें कहीं जलाया जाता है, कहीं मार दिया जाता है, कहीं क्योंकि आज की रूढ़िवादिता है कि हम ये जानते हैं जो भी मतलब जिनमें एजुकेशन की कमी है वो इस बात को मानते हैं कि जो भी संतानें उत्पन्न होती हैं उसमें पूरा का पूरा हाथ स्त्री का ही होता है और पुरुष का बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि स्त्री की वजह से ही घर में पुत्री ने जन्म लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें सबसे मेन रोल तो पुरुष का ही होता है कि जन्म लेने वाली संतान स्त्री बालक होगी या बालिका, और हमेशा जलाया मारा पीटा किसको जाता है? स्त्रियों को। यह बिल्कुल रूढ़िवादिता है, इसी पर अभी भी चल रहा है सब कुछ, क्योंकि हमारे अभी भी समाज में बहुत से लोग अशिक्षित हैं, उनमें एजुकेशन की कमी है। तो अब आपको बताते हैं कि जब ये प्राथमिक कोशिकाएं और विकसित होती हैं तो ये द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं यानी सेकेंडरी स्पर्मेटिक कोशिकाएं बन जाती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा दो हिस्सों में बट जाती हैं कोशिकाएं, और इन्हें प्राथमिक ध्रुवीय कोशिकाएं भी बोलते हैं, और एक होती अंडप कोशिका। देखिए, पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण अनलिमिटेड यानी कि बोलते कम से कम 10,000 से ऊपर से होता है। 10,000 से 1 लाख के मध्य भी हो सकता है। तो यहाँ पर 10,000 से 1 लाख के मध्य होगा, कोई बात नहीं है। लेकिन स्त्रियों में एक ही अंड का निर्माण होता है, एक ही अंड का निर्माण होता है। ये बात दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं आपके लिए कि स्त्रियों में केवल एक ही अंड का निर्माण होता है। ये बात आप जान लें बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि एक अंड बनता है अलग अलग अंडाशय से। हमने पिछले वीडियो में बनाई थी गर्भाशय की संरचना, गर्भाशय की संरचना बनाई थी इस प्रकार से, ऐसे। तो यहाँ पर जो अंड लगे होते हैं और यहाँ पर फिब्री लगी होती है और ये अंड लगे होते हैं। तो इसमें से केवल हर माह अंड का निर्माण एक होता है, फिर दूसरे माह इधर से होता, अल्टरनेट होते हैं। अंड केवल एक बनता है, लेकिन शुक्राणुओं की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। कह सकते हैं 10,000 से 1 लाख से ऊपर भी हो सकती है, लेकिन अंड एक ही बनता है। तभी कोशिकाएं ये ध्रुवीय बन जाती हैं, जिनका कोई काम नहीं होता, सिर्फ ध्रुवीय कोशिकाएं। अगला विभाजन जब होता है अर्धसूत्री विभाजन, तो ये एक ध्रुवीय कोशिकाओं में बदल जाती है। टोटल 3 ध्रुवीय प्राप्त होती है और 1 अंड प्राप्त होता है। जबकि पुरुषों में क्या होता है? प्राथमिक शुक्र कोशिका द्वितीयक शुक्र कोशिका में बदल जाती है और अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें ये 2 सूत्र हैं, 2n, एक n ये प्राप्त हुई सेल और एक n ये प्राप्त हुई। अब ये कोशिकाएं क्या होती हैं कि और एक बार अर्धसूत्री विभाजन करती हैं, यानी कि और एक बार अर्धसूत्री विभाजन कर लेती हैं, तो 4 नई पूर्व शुक्राणु कोशिका, बिल्कुल शुक्राणु बनने की कगार पर जो कोशिका होती है, बिल्कुल अंतिम स्टेज पर होती है, अंतिम लाइन पर होती है, कहे बिल्कुल एंड पर आ जाती हैं कोशिकाएं, तो उन्हें कहते हैं पूर्व शुक्राणु कोशिका। इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। दोबारा ये कोशिका 2 हिस्सों में बट गई, यानी ये कोशिका 2 हिस्सों में बट गई। कायांतरण द्वारा यानी कि अपनी क्रियाविधि द्वारा, हार्मोन्स के सेक्रेशन द्वारा, जब इनमें हार्मोन्स आने लगते हैं, यानी कि टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन्स हार्मोन्स जब होते हैं, तो कायांतरण द्वारा शुक्राणु में हर एक कोशिका शुक्राणु में बदल जाती है, और ये अवस्था कहलाती है परिपक्वन अवस्था। यानी कि पुरुषों में मेच्योरिटी आ गई, बालक मेच्योर हो गया, अब वो संतान उत्पन्न कर सकता है। बालिकाओं में ये कोशिका द्विगुणित है, 2 हिस्सों में बट गई, है ना। ये कोशिका द्विगुणित है, 2 हिस्सों में बट गई, एक अगुणित ये, एक अगुणित ये। एक पूर्ण विकसित होती है, दूसरी ध्रुवीय हो जाती है। एक कोशिका का विकास नहीं होता है। पुनः फिर दोबारा अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो क्या होता है
कि 2 कोशिकाएं फिर बनती हैं, एक पूर्ण विकसित होती है अंड कोशिका, दूसरी ध्रुवीय कोशिका होती है। ये तीनों कोशिकाएं बिल्कुल नष्ट हो जाती, इनका कोई काम नहीं होता, अंड बनकर तैयार और इधर शुक्राणु बनकर तैयार। अवस्थाएं क्या चली, पहली अवस्था यहां से यहां तक और यहां से यहां तक सेम है। अब ये स्पर्म जो हैं वो एक्स या वाई, ये स्पर्म एक्स या वाई कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 स्पर्म यानी कि शुक्राणु दिखाए गए हैं, ये एक्स भी हो सकते हैं और वाई भी हो सकते हैं। ठीक है, यहीं से निर्धारण होना है कि आने वाली संतान बालक होगी या बालिका। और ये परमानेंट एक्स होता है, ये परमानेंट एक्स अंड का निर्माण होता है। अल्टरनेट होता है, एक माह में इस तरफ से होगा और एक माह में अंडाणु से इस तरफ होगा। तो ये एक्स वाई ही निर्धारित करेगा। जब एक्स इस एक्स से समेकन करेगा तो संतान पुत्री जन्म लेगी, और जब ये वाई गुणसूत्र इस एक्स से समेकन करेगा तो संतान पुत्र जन्म लेगी। तो इस क्रिया विधि को कहते हैं हम शुक्राणु जनन, और इस क्रिया विधि को हम कहते हैं अंडाणु जनन। क्योंकि मानव में 2 ही जातियां होती हैं केवल, एक होती है शुक्राणु वो पुरुष और दूसरा होता है स्त्री मादा। तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और किस प्रकार से स्त्रियों में अंडाणु का निर्माण होता है। अब दोनों लोगों की फुल संरचना बनाकर हम आपको बताते हैं किस प्रकार से इनका फर्टिलाइजेशन क्रिया, समेकन क्रिया संपन्न होती है जब जायगोट का निर्माण होता है। तो जायगोट की एक डेफिनेशन होती है, उसको सुनेंगे आप। कैसे, सुन लीजिए कि नर और मादा, एक तरफ हम ले रहे हैं नर और मादा, नर और मादा युग्मक यानी कि शुक्राणु या गैमीट बोल सकते हैं आप। तो नर गैमीट और मादा गैमीट के मिलने पर, समेकन पर बना अंडा यानी कि क्या कहलाता है, बना एक अंडा जाइगोट कहलाता है, जिसकी क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। उसे फर्टिलाइज कर देता है और अंडा जाइगोट में बदल जाता है। तो अब दोनों चीजों के, इस शुक्राणु की संरचना और इस अंडाणु की संरचना को बनाकर फिर आपको विभेद करना बता देते हैं कि अंडाणु में क्या पाया जाता है और शुक्राणु में क्या पाया जाता है। तो इसको रफ कर देते हैं, आ जाते हैं इनकी संरचनाओं पर। तो स्टूडेंट आपके सामने प्रस्तुत है दोनों, यानी कि मेल में फीमेल में पाए जाना वाला अंड, जो फीमेल में उत्सर्जन होता है अंड का, वो आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर हमने प्रस्तुत किया है। उसके बाद मेल में पाया जाने वाला शुक्राणु ये आपके सामने, ये 2 मेन गैमीट हैं, इनको हम बोलते हैं युग्मक। अब हिंदी में लिखा हुआ होता है तो आपके समझ में नहीं आता, इसे हम गैमीट भी बोलते हैं, गैमीट। ये युग्मक हैं, दोनों युग्मक हैं जो पुरुषों से उत्सर्जन होता है, जिनका किसमें, जब संभोग क्रिया के समय पुरुष महिला के संपर्क में आता है तो इन शुक्राणुओं का उत्सर्जन करता है, यानी कि स्वखलन भी बोलते हैं कि त्याग देता है। कहाँ पर, महिला के योनि द्वार पर। उसके बाद अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय से, उसकी प्राथमिक कोशिका यानी अंड की ऊपरी सतह से, अंडाणु की ऊपरी सतह से। इस अंड का निर्माण एक, क्योंकि चूंकि आपको पता है कि अंडाशय 2 पाए जाते हैं गर्भाशय में, पूरे में 2 अंडाशय लगे होते हैं, तो अल्टरनेट निर्माण होता है। शुक्राणु के ये कुछ भाग हैं और ये अंडाणु के भाग हैं। जब शुक्राणु का हेड यानी कि ऊपरी सिरा इसमें प्रवेश करता है तो ये अंड फर्टिलाइज हो जाता है, यानी कि निषेचित हो जाता है, और निषेचित होने के बाद में इसका नाम अब बोला जाता है जाइगोट, यानी कि युग्मनज। क्या बोला जाता है, युग्मक, युग्मनज बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं जाइगोट। इंग्लिश में इसका नाम होता है जाइगोट, और इंग्लिश में याद रखेंगे तो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, इंग्लिश में याद रखना ही सबसे मेन चीज है कि युग्मनज आगे चल के आप
इनको भूल जाएंगे तो यहाँ पर इंग्लिश में ही जितनी जल्दी अपने सिलेबस को कन्वर्ट कर लें उतना ही बेहतर होगा। आप देखिए ये दो महान चीजें, क्या बोलेंगे, महान चीजें, क्योंकि इनसे ही दुनिया पर नई संतानें जन्म लेती हैं। ये होते हैं शुक्राणु और ये होता है अंड। अब अंड बना है स्त्रियों में और शुक्राणु बना है पुरुषों में। तो इनके पहले भाग के बारे में चर्चा करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले शुक्राणु में जो ऊपरी सिरा होता है ये हेड होता है। इसी में जितनी भी आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं जो माता पिता से ग्रहण करके लाया है शुक्राणु, तो वो इसके केंद्रक में उपस्थित होती हैं सभी सूचनाएं, और इसमें पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल यानी कि DNA। और ये बीच का भाग होता है गर्दन ग्रीवा बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। इसमें 2 तारक कोशिकाएं पाई जाती हैं और इसको गति देने के लिए इसकी पूंछ में मध्य भाग और पूंछ में माइटोकांड्रिया उपस्थित होते हैं, क्योंकि माइटोकांड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं ऊर्जा का, या कहते हैं एनर्जी का सिक्का होता है। ये एनर्जी का सिक्का ATP होता है, ATP तो इसी में रहते हैं, लेकिन ये माइटोकांड्रिया क्या होते हैं, पावर हाउस होते हैं ऊर्जा के। तो ये आपके सामने आ गया है क्या, शुक्राणु की संरचना, जिसका ऊपरी भाग सिर है जिसमें सभी न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं यानी कि जीव द्रव्य पाया जाता है, और इसके अंदर ये जीव द्रव्य पाया जाता है यही, और इसको चलने की यानी कि बहुत स्पीड में भागता है भाई। जब भी ये त्यागा जाता है उसके बाद में स्पीड से किस में पहुंचता है, गर्भाशय से फैलोपियन ट्यूब में, या बोलेंगे अंड वाहिनियों में। तो यहाँ पर ये बहुत तेजी से पहुंचता है। अंड की संरचना इस प्रकार की होती है, और महिलाओं में अंड जो उत्सर्जन होता है वो शुक्राणुओं से कई गुना बड़ा होता है। इसमें एक केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक में 2 केंद्रिकाएं होती हैं, और इसमें गाल्जी कॉय, और इसका जो आसपास का द्रव्य होता है उसमें माइटोकांड्रिया, क्योंकि गति तो करता नहीं लेकिन ऊर्जा तो चाहिए है, क्योंकि एनर्जी के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। तो केंद्रकीय द्रव्य इसका और केंद्रकीय द्रव्य इसका दोनों आपस में मिलेंगे तभी ये जायगोट का निर्माण करेंगे। अब मेन बात आ जाती है, इसके ऊपर पाई जाती हैं पुटिकाएं। पुटिकाओं के ऊपर हावी होते हैं 3 हार्मोन। 3 हार्मोनों के कारण ही इसमें सब क्रियाएं संपन्न होती हैं। पहला होता है प्रोजेस्टेरोन, फिर उसके बाद में एक हार्मोन का और नाम लिखते हैं FSH, और एक हार्मोन होता है LH। अब ये हार्मोन निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं। अगर प्रोजेस्टेरोन का स्रावन ज्यादा होता है तो अंड कभी फर्टिलाइज नहीं होगा, निषेचित नहीं होगा, क्योंकि ये आवरण बना देता है इन पुटिकाओं कोशिकाओं के ऊपर। इस शुक्राणु को इसके अंदर भेदना है, यानी कि शुक्राणु इस अंडाणु के अंदर भेद देता है तभी अंड फर्टिलाइज होता है। अगर प्रोजेस्टेरोन का स्रावन महिला के अंग जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर गर्भाशय में उत्पन्न होती हैं, अगर स्रावन ज्यादा होता है गर्भाशय के अंदर तो अंड कभी फर्टिलाइज नहीं होगा, संतान को यानी कि जायगोट का निर्माण नहीं होगा, तो संतान की उत्पत्ति बिल्कुल नहीं हो सकती है। अब यहाँ पे बताते हैं फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन, इसका मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन, और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये एग्रेसिव करता है, उत्तेजित करता है फर्टिलाइज के लिए। जब ये शुक्राणु इस अंडाणु के संपर्क में आता है तो इसका सिर जो हेड होता है वो इस प्रकार से अंदर की ओर चला जाता है, भेद देता है, और भेदने के बाद में ये अंड का सिर इसके अंदर हो गया। किन कोशिकाओं को हटाकर ये आसपास की जो पुटिकाएं कोशिकाएं होती हैं, ये बहुत सी होती है, हमने एक ही परत बनाई है, तो यहाँ पर जो बहुत सी पुटिका कोशिकाएं होती हैं इनको भेदता हुआ अंदर जाता है और ये पूंछ को वहीं पर नष्ट कर देता है। पूंछ नष्ट हो गई, अब अंड फर्टिलाइज हो गया।
अब अंड फर्टिलाइज हो गया तो इसका नाम अब फर्टिलाइज होने के बाद यानी निषेचित होने के बाद अब इसको बोलते हैं हम जाइगोट। अब इस अंड की क्या होगी खासियत, ये अंड पहले आकार में तो बिल्कुल वृद्धि नहीं करेगा जब तक ये 8 कोशिकाएं नहीं बना लेता। अब इसमें होगा समसूत्री विभाजन, यानी कि पहला समसूत्री विभाजन, एक कोशिका 2 भागों में बट गई। फिर उसके बाद दूसरा समसूत्री विभाजन यानी कि 2 से 4 हो गई। अब तीसरा समसूत्री विभाजन यानी 6 हो गई। चौथा समसूत्री विभाजन यानी 8 कोशिकाएं हो गई। अब ये धीरे धीरे लुढ़क कर, कौन सी, जो फैलोपियन ट्यूब होती है उनसे धीरे धीरे लुढ़क कर आ जाता है मेन कैविटी में, वो होता है गर्भाशय का मेन खोखला भाग, उसमें आ जाता है। फिर इसमें विदलन क्रिया शुरू होती है, वेस्टुला भवन, गैस्टुला भवन, ये क्रियाएं होने के बाद ये किसी भी स्थान पर जुड़ जाता है और चूसक जैसा कुछ अंग बना लेता है और पोषण को प्राप्त करने लगता है, ये होता है। अब क्या होता है कि बहुत सी महिलाएं अनयूजुअल मतलब संतानें नहीं चाहती हैं, ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उस समय वो लेती हैं कुछ बैरियर मेडिसिन जैसे मालाडी, और या अस्पतालों से जो हमारे प्राथमिक चिकित्सालय होते हैं हॉस्पिटल से मिलती हैं बहुत सी गोलियां, जिन्हें 21 दिन तक लगातार महिलाएं खाती रहती हैं। बस मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि एमसी के पीरियड या बोलेंगे रजोधन के समय पर उसका स्रावन नहीं करती हैं। तो उस समय अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होता, क्योंकि उन गोलियों में जो भी गोलियां अलग से खाई जाती हैं संतान नहीं चाहिए होती जब तक, तो प्रोजेस्टेरोन निर्मित गोलियां होती वो इसके ऊपर एक परत बना लेती हैं, परत बना लेती हैं। तो फिर ये शुक्राणु का जो हेड ये अंदर की ओर गया है, यानी शुक्राणु जो अंदर की ओर प्रवेश करता है, ये उस समय इस लेयर को वो भेद नहीं पाता, यानी कि गर्भधारण क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, बहुत अच्छा पसंद आया होगा। तो यदि हमारा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा पसंद आया और बहुत ही ज़्यादा ही पसंद आया है तो जो पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, और जो नए स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं उनसे ये कहना है कि पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें। ऐसे ही मोटिवेटिव और अच्छे अच्छे चित्र द्वारा हम आपको बायो इतनी आसान करा देंगे, आप एग्जाम के समय बड़ी सरलता से लिखकर इनके बारे में चले आएंगे। तो पहले वीडियो को, जो इसने भी वीडियो देख रहे हैं तो वो पहले वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें ताकि अगला आने वाला वीडियो बहुत जल्दी डालेंगे, क्योंकि समय कम, सिलेबस को पूरा कराना है, बहुत जल्दी डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।